गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। आप में से जो भी बिहार के किसी भी स्तर के शिक्षक की नियुक्ति की तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी, प्राइमरी टीचर, टीजीटी या पीजीटी, इस टॉपिक के बिना सफलता संदेहात्मक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बर्निंग टॉपिक समान जानकारी के अंदर या पर्यावरण के अंतर्गत या भूगोल के अंतर्गत ये है। आज मैं कहानी कहने रहा हूँ हिंदुस्तान में वनों का जो प्रकार है, वन क्या है। लोग जानते नहीं है कि वनों के कितने क्लासिफिकेशन है, कितने वर्गीकरण है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये भारत का नक्शा है और भारत के नक्शे में जो सबसे बड़ी ब्यूटी है वन के मामले में कि सबसे ज्यादा देखिए यहां ये पूरा कोंकण तट, इसको पश्चिम घाट कहते हैं। पश्चिम घाट में अलग अलग है, जिसकी शुरुआत गुजरात से हो जाती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल की ओर आता है और इसके साथ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, उसके बाद कुछ पार्ट आसाम और नॉर्थ ईस्ट का पूरा पार्ट एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश। ये पूरा जो है वो वन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है कि सबसे ज़्यादा वन के मामले में किसी भी देश की परीक्षा में, चाहे शिक्षक हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, पूछे जाते हैं। उसके बाद ट्रॉपिकल डिसीडस वन का होता है, यानी और तीसरा है माउंटेन फॉरेस्ट, तीसरा मैग्रो फॉरेस्ट और उसके बाद ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। अब इसको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं कि भारत में वनों का विभाजन सबसे पहले वर्षा के आधार पर होता है कि जैसे जैसे वर्षा होगी वैसे वैसे वनस्पति का जीवन बदलता है, बढ़ता है और उसका प्रभाव हमारी भौगोलिक सुंदरता पे पड़ता है। तो जो वन वर्षा पे आधारित है उसे हम प्राकृतिक वन कहते हैं, नेचुरल फॉरेस्ट कहते हैं। और नेचुरल फॉरेस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन का मतलब ही होता है सदाबहार। क्यों सदाबहार कहा जाता है, सवाल उठा इसके वर्गीकरण से। तो वह वन जिसको पतझड़ से कोई लेना देना नहीं है, यानी उसके जीवन में बसंत वाली बात नहीं आती है जो हम लोगों के गांव घर के वनों में देखने को मिलता है। तो पतझड़ नहीं है, इसलिए इसका नाम है सदाबहार वन। और इसका पहले इसकी क्राइटेरिया है, यानी इसके सर्वश्रेष्ठ जो क्षेत्र हैं वहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होनी चाहिए, इसका कंडीशन है। दूसरा, इसके अंतर्गत आते हैं पश्चिम घाट जो खजाना है हमारे लिए। दूसरा मतलब हिमालय और पश्चिम घाट में कौन कितना यूजफुल है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पश्चिम घाट सबसे पुराने पर्वतों में एक है। हिमालय इसकी तुलना में बहुत यंग माउंटेन है। और उसके बाद लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और असम के ऊपरी भाग, तमिलनाडु का तटीय भाग जो आपको बता दिया गया है, मैप में देख लिए हैं। होता क्या है कि पृथ्वी का ऐसा भारत का मैप की ब्यूटी है कि ये पश्चिम से पूरब की ओर झुका हुआ है। तो इसीलिए जल का जितनी भी एक्सेप्ट नर्मदा, ताप्ती आदि नदियों को छोड़कर जितनी भी नदियां हैं या तो उत्तर से आती हैं या दक्षिण भारत की सारी नदियां लगभग वो निकलती हैं पश्चिमी घाट से। तो स्लोप उनको तो सब जाके उधर ही मिलती हैं, यानी वो बंगाल की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर में ही मिलती है। अरब सागर में केवल 2 नदियां मिलती हैं, छोटी कुछ ट्रिब्यूटरी है, लेकिन मेन नर्मदा और ताप्ती जो मध्य प्रदेश से जिसका निकास होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये वन का क्या कैरेक्टर है। सवाल बन सकता है कि सदाबहार वन के बारे में क्या सही है। तो सबसे पहला कंडीशन है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। दूसरा है कि बसंत की तरह इसके पत्ते नहीं, इसका डाउनफॉल नहीं होता है वो स्प्रिंग सीजन में। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट,
थर्ड वन, व्यवसायिक दृष्टि से कॉमर्शियली इसके जो फ्लोरा और फूना है, इसके पेड़ पौधे हैं या जीव हैं, उनका बड़ा महत्व है। तो पहला है कि अबनुस, इब्नॉय, महोगनी, शीशम, रबर और सिनकोना मिलता है। ये मुख्य रूप से यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष हैं। अब आपसे पूछता है कि अबनुस, महोगनी ये कहाँ पाए जाते हैं, तो सीधा आप समझ जाएं कि ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। या ऑप्शन बदल दे कि पश्चिम घाट में क्या पाए जाते हैं, तो भी ये चला जाएगा। केरल की तरफ जाएगा तभी भी ये चला जाएगा, तो ये याद रखिए। और यहाँ आम जानवरों में हाथी है, बंदर है, हिरण है और असम, और उसके ऊपर यहाँ पर एक बड़ा अच्छा एक सिंगी गैंडा पाया जाता है। मजेदार बात है कि इतिहास वाले समझ गए होंगे, एक सिंगी गैंडा हमें हड़प्पा सभ्यता में भी मिलता है। तो इससे हम क्लाइमेट को भी कोरिलेट कर सकते हैं कि इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता में कहीं ना कहीं कुछ पार्ट में उस समय रहा होगा सदाबहार वन। उसके बाद बहुत से पक्षी हैं, चमगादड़, बिच्छू, घेंगा आदि पाए जाते हैं। एक भी बात को भूलिएगा नहीं। और इसका जिसको पीडीएफ चाहिए फ्री में खाली हाई लिख के भेज दीजिए ना व्हाट्सएप पे, आई विल प्रोवाइड यू। और एसएफ क्लास की एक और ब्यूटी है कि हर चीज़ बाइलिंगुअल आपको मिलेगा यहाँ। हम दोनों का ख्याल रखते हैं। अब हमारा बिहार वो बिहार नहीं है जिसमें केवल हिंदी वाले हैं। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में जान जाइए, चूंकि इसका संबंध पश्चिम घाट से, और पश्चिम घाट हमारे देसी चीज़ों के लिए निराली जगह है। तो पश्चिम घाट को थोड़ा समझिए, उससे भी क्वेश्चन उठते हैं कि यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में इसकी घोषणा की। 36 जैव हॉट स्पॉट है, 36 बायोडाइवर्सिफाई हॉट स्पॉट है। उस 36 में दुनिया भर में वो बिखरे पड़े हैं। उसमें भारत में वो पश्चिम घाट में भी उसमें एक है, उसमें एक है। 36 कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि आगे 39 नाम का एक नंबर दूंगा तो फिर ये मत सोच जाइएगा कि 36 पूरे दुनिया में बिखरे पड़े हैं जब और जैव हॉट स्पॉट, तो उसमें से एक पश्चिम घाट भी है। यहाँ अधिकांश वनस्पतियाँ इंडेमिक है। इंडेमिक दो ढंग की होती है, एग्जॉटिक जो बाहर के प्लांट होते हैं। जैसे आजकल जितने फूल आप बसंत में देखते हैं, डहालिया हो, लिली हो और छोटे छोटे बहुत पेंटगोनिया हो, ढेर सारे। लेकिन इसकी खूबी क्या है, ये सब हमारी धरोहर है, हमारे देश की मिट्टी और वातावरण से पैदा हुआ। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार के वृक्ष हैं, तो आप याद रखिए। फंसता है बच्चा, एक्सोटिक और इंडोटिक दोनों बातें आ जाती हैं कि देश का है और देश से बाहर दोनों पाए जाते हैं। सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। बिल्कुल नहीं, आंख बंद करके कि देसी पौधे ही यहाँ पाए जाते हैं, एंडेमिक प्लांट ही यहाँ मिलते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्यों, आरक्षित वन सहित पश्चिम घाट में कुल 39 ऐसे स्पॉट्स हैं, ऐसे चिन्हित जगह हैं अकॉर्डिंग टू द इंडियन सेंचुरीज। तो उसमें जिसको 2012 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में नॉमिनेट किया गया था 2011, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछता है। इसमें सबसे ज़्यादा केरल में 20 है, सबसे ज़्यादा केरल में है। दूसरे पे है कर्नाटक 10, तमिलनाडु 5 और महाराष्ट्र 4। तो 36 में वर्ल्ड में है जैव बायोडाइवर्सिफाई हॉटस्पॉट्स, और उसमें से पश्चिम घाट एक है। और पश्चिम घाट के अंतर्गत कुल जितने संरक्षित क्षेत्र हैं विश्व धरोहर के रूप में, उनकी संख्या 39 है। और कई किताबों में आपको 40 दिखेगा, वो गलत है, उसे मत मानिएगा। तो इस तरह से उसका विभाजन है। यहाँ क्या क्वेश्चन पूछेगा कि केरल में निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा, पश्चिम घाट में सबसे ज़्यादा विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज कहाँ नॉमिनेटेड है, तो केरल। बढ़ते घटते क्रम में पूछ सकता है, तो समझ जाइए कि सबसे कम महाराष्ट्र नीचे से उठ रहा है। इसका एक ट्रिक भी है कि केरल, उसके ऊपर कर्नाटक
और उसके ऊपर थोड़ा सा हट के तमिलनाडु और महाराष्ट्र चला जाता है। यानी पश्चिम घाट के उस क्षेत्र में नहीं है। कौन सा क्षेत्र छूट गया? कोंकण छूट गया, गोवा का छूट गया, उन क्षेत्रों में ये नहीं है। चूंकि थोड़ा स्लोप वहाँ कम बनता है पश्चिम में, धीरे धीरे यहाँ से थोड़ा नीचे आने से स्लोप बढ़ने लगता है। और 6 राज्यों में पश्चिम घाट जो है लगभग 6 भारत के आधे दर्जन राज्य तक पसरा हुआ है, एक्सपेंडेड है, फैला हुआ है। तो कैसे फैला हुआ है? तो समुद्र का तट के समानांतर पैरेलल तट नहीं है वो। कई बार ये भी सवाल पूछ देता है कि क्या पश्चिम घाट ही समुद्र का तट है? नहीं, उसके समानांतर, उस रीढ़ के समानांतर ये 6 राज्यों में फैला हुआ है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं। पहला गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, जो मैं पहले बता चुका हूँ। 6 राज्य। बहुत लोग गुजरात में गड़बड़ा जाते हैं। जो गुजरात का रण ऑफ कच्छ का जो इलाका है, ऊपर ऐसे टेढ़ा है, वहाँ से शुरू होता है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। और महाराष्ट्र का टोटल कोंकण क्षेत्र इसी में आता है। इसी में कोंकण रेलवे भी है, जो लगभग 750 किलोमीटर तक का बनाया गया। तो वो कोंकण रेलवे पश्चिम घाट को जोड़ता है दक्षिण भारत से। तो ये एक अतिरिक्त सूचना में दे दिया। इंटीग्रेटेड अप्रोच इसी को कहते हैं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको देता है। और इसका विस्तार 1600 किलोमीटर तक है। 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है पश्चिम घाट, और टोटल एरिया 1,60,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका भौगोलिक नाम सह्याद्री श्रृंखला है। द सीरीज ऑफ, भूगोल में बोलेंगे सह्याद्री श्रृंखला। और महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के बीच गैप है। नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच तमिलनाडु और केरल सीमा में पाल घाट के पास गैप है। सब जगह गैप है। अब देखिए, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच गोवा गैप बोला जाता है। यानी कौन सा पश्चिम घाट का गैप महाराष्ट्र को अलग करता है? किससे? तो कर्नाटक से। इसका एक लफड़ा भी यहां पे भौगोलिक है बेलगांव को लेकर। महाराष्ट्र कहता है मेरा है, और कर्नाटक कहता है मेरा अभी कर्नाटक के कब्जे में है। तो इस गैप के बीच में क्या आ जाता है? दैट इज कॉल्ड गोवा गैप। ठीक है, कंटिन्यूटी नहीं है। और नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी माउंटेन एंड अन्नामलाई की पहाड़ियां, इलायची पहाड़ी भी इसको कहते हैं, बड़ी इलायची होती है, बीच तमिलनाडु और केरल सीमा पर। तो इन दोनों के बीच तमिलनाडु और केरल सीमा है। तो उस गैप को ही हम पाल घाट गैप कहते हैं। पश्चिम दक्षिण भारत की नदी व्यवस्था का आदि स्रोत है। यानी जितनी टुवार्ड्स वेस्ट टू साउथ जितनी रिवर फ्लो करती है, उसका ओरिजिनेट करता है यहां से, उसका आदि स्रोत है, यानी आरंभ होता है। यथा गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ताम्रपर्णी, तुंगभद्रा। ये सारी नदियों का बहुत बड़ा रोल है दक्षिण के की संस्कृति में। संगम साहित्य पढ़िए तब, या तुंगभद्रा की लड़ाई। आपको पता है कि विजयनगर और बहमनी के बीच राक्षस टंडी का युद्ध हुआ था और विजयनगर कमजोर हो गया था। इतिहास का ताम्रपर्णी रिवर की बड़ी चर्चा है, बहुत सम्मान है। और गोदावरी का तो वही पोजीशन है जो हमारे यहाँ 3 नदियाँ बड़ी पूजी जाती हैं। हम गंगा पूजते हैं, और मध्य भारत में नर्मदा मैया को पूजते हैं, और पश्चिम और दक्षिण में गोदावरी। ये इसको बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, बड़ी सम्माननीय है। वैसे कृष्णा का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कावेरी का है। सब बहुत फर्टाइल लैंड बनाते हैं। और ये देख लीजिए कि जैसे हिमालय यानी आर्यावर्त जो है वो हिमालय की देन है, तो ब्रह्मावर्त पश्चिम घाट की देन है। जो हमारे वैदिक लिटरेचर यानी विष्णु पुराण में भारत का 2 डिवीजन है, आर्यावर्त और ब्रह्मावर्त। तो आर्यावर्त गंगा और उसकी सहायक नदियों का दिया हुआ वरदान है, और ब्रह्मावर्त गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ताम्रपर्णी, तुंगभद्रा। अब 2011 में पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार ने जैव विविधता और पर्यावरणीय मुद्दों को आकलन के लिए एक कमेटी बनाई थी,
बहुत विद्वान पर्यावरणविद माधव गाडगिल के अंदर। ये भी हर परीक्षा में पूछा जाता है कि माधव गाडगिल समिति 2011 में बनी थी कि वहां का रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन, दोहन कैसे हो। और उन्होंने चूंकि सच्चे पर्यावरणविद थे तो उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत सख्त कानून लगा दिया, जिस पे हंगामा होने लगा, जिसकी दाल दलिया रोटी जो चलाते हैं या कुछ लोग अपना जो साधना करते हैं गलत तरीके से संसाधन का, तो उनका फिर सरकार को उसी व्यक्ति के अंतर्गत एक नई कमेटी बनानी पड़ी जो के कस्तूरी रंगन कमेटी। अब यहां पे के कस्तूरी रंगन इतना बड़ा नाम आ गया, इसरो के चीफ थे। इन्हीं के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी बनी है। उससे पहले अब पूछ देगा तो आप तो नई शिक्षा नीति पर, सॉरी नई शिक्षा नीति कभी मत बोलिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे मार के निकल जाइए, सोचिएगा बड़ा खुश हुए। दोनों रहेगा, कहिएगा अरे ये कैसे, बाद में पता चलेगा ये आंसर गलत हो गया, इसलिए कि कस्तूरी रंगन समिति तो ये डाइल्यूट कर दी, थोड़ा नियम को शिथिल कर दी। तो दोनों की आलोचना होती है, एक को होती है कि सख्त था, एक को होता है शिथिल कर दिया। यानी बुद्ध का मध्यम मार्गीय यहां पर विचार नहीं निकला, जरूर याद रखिएगा। अब एक्स्ट्रा स्ट्रोक है कि फ्लोरा का अर्थ क्या है, पेड़ पौधा सीधा, और देसी प्रजाति का पौधा एंडेमिक, और विदेशी प्रजाति का एक्जोटिक, बोलते हैं ना ये एक्जोटिक प्लांट है। बड़ा लोग गर्म गमलों को ला कर, अरे ये एक्जोटिक की बात ही अलग है, महंगा है। अरे कहाँ हमारे सामने ससुराई टिकेगा एक्जोटिक फैक्जोटिक, इसलिए इस बात को ध्यान रखिए। अब चलिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, दूसरा सदाबहार के बाद आ गए पर्णपाती ट्रॉपिकल डिसिडस वन। पर्णपाती बड़ा अच्छा संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब होता है कि पर्ण मतलब घास, पर्ण मूलतः यानी उसके ब्लेड जो पौधों के होंगे पत्तियों के, वो थोड़ा सा बड़ा नहीं होके थोड़ा नुकीला होने लगेगा। तो ज्यादातर हिस्सों में यह वन है। भारत के ज्यादातर हिस्सों में कौन वन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और मानसून वन भी कहा जाता है। ये 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर वाले वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब इसके भी दो भाग हैं। ये बेसिकली इसी वन से हमको बहुत कुछ मिलता है, उसको समझिए। तो दो भाग है, एक मॉइस्ट डिसिडियस है, नम्र पर्णपाती, ये 200 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ये पूर्वी भारत में है, पूर्वोत्तर के प्रांत, हिमालय की तराई, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, वेस्टर्न उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम घाट का पूर्वी ढलान। तो पूर्वी ढलान कैसे हुआ, तो उत्तर दक्षिण पूरब, यानी तमिलनाडु के तरफ जो ढलान है या कर्नाटक के तरफ भी जो ढलान बनता है, जिधर नदी जाती है, तो उस ढलान पे ये मिलता है। तो पश्चिम घाट भी इसमें भी आ गया, ये कंफ्यूज मत कीजिएगा। इस और यहाँ प्रमुख पौधा है सौगान, टिक, बहुत महंगा है। इसके अलावा बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन, सहतूत आदि पाए जाते हैं। बड़ा मजबूत ये होता है। और अब देखिए कि हम लोग बिहार में हैं, खूब आजकल आम लीची खा रहे हैं। आम लीची किस वन का प्रोडक्ट है, अगर किसी से पूछे, इवन जामुन भी, तो शुष्क ड्राई, ये मॉइस्ट है, यहां वर्षा ज्यादा है, 200 से 100 है, और 200 से ऊपर हमने उष्णकटिबंधीय सदाबहार को देखा, और यहां पे आके 100 यहां खत्म हुआ, तो 100 से 70 के बीच है। ये प्रायद्वीपीय पठार, यानी डेक्कन की तरफ चल दीजिए, मध्य प्रदेश से नर्मदा से नीचे जो त्रिभुज बनता है वो है हमारा बिहार है, उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे खुला हुआ मैदान है, शुष्क ड्राई डिसिशियस में। यहाँ आम, सौगान, साल, पीपल, बरगद, पिलखन, पिलखन को हम लोग बिहार में बोलते हैं पाकर, जो खुद कबीर भी बोलते थे पाकर, बनारस में भी, और बुक में इसको पिलखन बोलते हैं। हम जहाँ यूपी मतलब दिल्ली में रहते हैं, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश पिलखन बोलता है। तो 3 ऐसे पेड़ हैं जिनकी हमारे यहाँ, जिनको दरख्त कहा जाता है, बनियान ट्री इंग्लिश में बोला जाता है। वन इज द पीपल, सेकेंड इज द बरगद, और तीसरा पाकर। इन तीनों में पाकर
कोई इंडस्ट्रियल सेट भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी टोकरी बुनने वाले हम लोगों के यहाँ हैं, कुछ जाति समुदाय के लोग, वो बेचारे सबसे पहले 4-5 पाकड़ लगा देंगे। बहुत सारे गांव का नाम है पंचपाकर। तो उसका कारण है कि वो इतना सेट बनाता है घना कि चैत बैसाख जेठ अषाढ़ कुछ भी बिगाड़ता नहीं है, हवा भी है, और चिड़ियों का बहुत पौष्टिक भोजन उसके पास है, जिसको चिड़ियाँ गर्मी में खा ले तो पानी की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी शाकाहारी चिड़ियाँ बहुत कम पानी पीती हैं, और मैक्सिमम चिड़ियों का पानी का डोज है 50 ml। लेकिन जो पकुआ खाती हैं वो चिड़ियाँ, उनको कई दिनों तक पानी पीने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए उनके पुट्टी में तेज़ाब भी होता है वाटर की कमी से, ये भी याद कीजिएगा। तो ये दरख्त पाए जाते हैं। तो ये दरख्त पाए गए तो इन्वायरमेंट को क्या फ़ायदा हुआ कि यहाँ पे बहुत सारी घरेलू वेराइटीज़ की चिड़ियाँ हैं, प्यारी सी है, छोटी है, झुरमुट में रहने वाली चिड़ियाँ हैं, चूँ चाँ करती है, चूँकि बाँस हुआ, उसके बाद वो छोटे छोटे जो पौधे हुए वो इसको मदद करता है। यहाँ पे खूब कटाई होती है पेड़ों की, और ये कटाई वैदिक काल से ही शुरू हुआ। वैदिक काल से ही जब हम शतपथ ब्राह्मण पढ़ते हैं तो देखते हैं कि सदा नीरा जो बिहार में गंडक है, वहां तक विदेह माधव शतपथ ब्राह्मण में चर्चा है, वन को काटा। उसके बाद मैसिव इस प्लेन को साफ किया गया अलाउद्दीन खिलजी के समय, कि पूरा साफ करके, चूंकि बहुत फर्टाइल लैंड था और धीरे धीरे पॉपुलेशन डेंसिटी ट्रांसफर हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ शेर बाघ सुअर, चूंकि भोजन की अच्छी व्यवस्था सबके लिए हो जाती है, नील गाय हाथी जानवर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त तरह तरह के पक्षी, छिपकली, सांप, कछुआ आदि पाए जाते हैं। तो 2 हुआ। अब तीसरा, कटीली जंगल या झाड़ियां, द थॉर्न फॉरेस्ट एंड सर्ब्स। इसमें सीधा है कि 70 सेंटीमीटर से कम, बना लीजिए, जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। झाड़ी नुमा वृक्ष होते हैं। ये गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि, दिल्ली। हरियाणा दिल्ली उल्ली में अंग्रेजों ने बहुत कुछ कोशिश किया, लेकिन जामुन हो जाता है, आम उम होगा, बहुत छोटा सा दाना होगा, अमरूद थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन जहाँ तहाँ आप देखिएगा, जो हम लोग के यहाँ बड़ा पूजा पाठ किया जाता है, सम्मी के पेड़ खूब मिलेगा, बबूल भरा हुआ है, और इस ढंग की इतनी झाड़ी नुमा चीज़ें मिलती हैं। चूँकि इधर इन चीज़ों का अभाव है, वर्षा के चलते 100 सेंटीमीटर से कम है, और इसका मनोविज्ञान पर भी असर है। चूँकि जहाँ वृक्ष कम होंगे, वहाँ मनुष्य अगर पशुचारण करता है तो उसको सुबह से शाम तक ज़्यादा वॉक करना होगा, तो उसके जीवन में फ्रस्ट्रेशन आएगा, थकावट आएगी। तो यहाँ का कुछ व्यवहार आपको दूसरे ढंग का आज तक मिलता है जीन में। अब अलग बात है कि पॉपुलेशन के माइग्रेशन से चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन एक हटपन है, एक रूठापन है उनके व्यक्तित्व में, ये याद रखिएगा। यहाँ पर बबूल, बेर, खजूर खूब पाया जाता है, और इसकी जड़ें बड़ी लंबी होती हैं, चूँकि पानी तलाशती है, पानी मिलता नहीं है तो भीतर तक जाती हैं, और पत्तियाँ छोटी होती हैं, चूँकि फोटोसिंथेसिस के द्वारा, मतलब नीचे से ताकत तो मिलता नहीं है, तो बड़ा कैसे होंगी? उतना ही है कि प्रकृति ने जिंदा रखने के लिए, ताकि बगैर प्रकाश संश्लेषण का भोजन कैसे बनाएगी। लेकिन उसको जड़ क्या करता है? भोजन तो पत्तियां के थ्रू आता है, लेकिन जड़ में अगर जल और ताकत है मिट्टी में, तो उसकी पत्तियां बड़ी हो जाएंगी और वो ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण से अपना हिस्सा छीनेगा। जानवर चूहा, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, बाघ, शेर, जंगली गधा आदि पाया जाता है। चौथा, पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट। ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है यहाँ पे, जैसे बढ़ेंगे तापमान कम होने लगेगा। अपना हिमालय में अब हम आ गए, उसके बाद उसी के अनुसार वनस्पतियों का विकास होता है। अब यहाँ पे वर्षा बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। एक सवाल बन गया कि पर्वतीय वन में वर्षा की क्या भूमिका है, तो बहुत कम। अब ये टेम्परेचर आधारित हो गया। अभी तक आपने 3 वर्षा आधारित पढ़ा, 200 से ऊपर शुरू किया, 200 से 100 के बीच, फिर 100 से कम, 100 से 70, 70 से कम। अब यहाँ पे आ गया टेम्परेचर से कोरिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर अपवर्ड जाएंगे तो टेम्परेचर घटता जाएगा, उस हिसाब से इनका वनस्पतियों का विकास होता है। तो इसका निष्कर्ष निकला कि इसका टेम्परेचर से रिश्ता है, बारिश से कोई रिश्ता नहीं है।
1000 से 2000 मीटर ऊंचाई पर आर्द्र वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट पाया जाता है। 1000 से 2000 तक, यानी 1000 से 2000 का मतलब है कि हमारे अंदर क्या आ गया, हमारे अंदर बहुत सारे माउंटेन आ गए, बहुत सारा हिल स्टेशन आ गया जहां हम जाते हैं, और खासकर हिमालय रीजन के हिल स्टेशन आ गया। उसके बाद सदाबहार चौड़ी पत्ती वाली पेड़ पाए जाते हैं, जैसे ओक, बादाम, अखरोट, ये सारे। यानी ये उत्तराखंड हिमालय में भी ये ब्यूटी है, ये सिक्किम हिमालय में भी ये ब्यूटी है, ये हिमाचल हिमालय में भी है, और कश्मीर के भी हिमालय में, कि बड़े अच्छे अच्छे चीज़ें हमको मिलने लगती है। और 1500 से 3000 की ऊंचाई पे चीर, अब देखिएगा इसमें भी अलग है। चीर जो है 1500 से लगभग 2000 पे कम हो जाता है, और 2000 से 3000 के बीच देवदार खूब मिलेगा। जब भी जाइएगा तो एक कम होने लगता है, विड्रॉल होने लगता है, और दूसरा खूब बढ़ के मिलता है देवदार। बड़ी अच्छी लकड़ियाँ होती हैं और शंकुधारी टेम्परेट वन पाए जाते हैं। और 3600 से ऊपर जाइएगा तो समशीतोष्ण घास के मैदान हैं। अल्पाइन वनस्पतियों को ये रास्ता देते हैं। सिल्वर फर, जूनिपर्स, पाइन, बर्च, इन जंगलों की आम चीज़ें हैं। तो 3600 मीटर से आगे तो आपका माउंट एवरेस्ट भी इसी में आ जाएगा। उस पर भी अगर कुछ होगा तो इसी क्वालिटी का है, ये ऊपर हाइट तक चला जाएगा, ये याद रखिएगा। और कश्मीर के जनजाति गुज्जर, बकरवाल, जो बताया गया जब 370 हटाया गया कि इन लोगों को भी वहाँ ये स्टेटस नहीं मिला था, तो सवाल पार्लियामेंट में उठाया गया था। ये बेचारे शुरू से हैं, अब बड़े काम के हैं, ये बड़ा मालदार चीज़ें देते हैं। देखिएगा, सुनिएगा, गुज्जर बकरवाल चढ़ाई करते हैं। और काई मॉसेस ओरिजिनल जो देखते हैं, काई तो जैसा होता है वही चीज़ है, लेकिन वो आजकल वो मनी प्लांटेशन में जो लगाते हैं वही है कि मोसेस और लाइकेन वनस्पति का ये हिस्सा है। इन वनों में पाए जाने वाले जानवर कश्मीरी बारहसिंगा, चित्तीदार हिरन, भेड़, बकरी, और बकरी में भी कौन, पासमीना। चूंकि ठंडक पूरा है तो पासमीना जो बड़ा महंगा है। और एक चीज़ और पाया जाता है जो आजकल ख़त्म हो गया है, वो अंगोरा। अंगोरा अब बैन है देश में। तो अंगोरा बहुत प्यारा खरगोश जैसा होता है, पासमीना बकरी होती है। सैकड़ों एग्जाम में पूछा है कि पासमीना क्या होती है, कोई कुछ मार देता है, कोई कुछ मार देता है। और बहुत छोटा खरगोश अंगोरा होता है, एकदम बैन है। अब चोरी छुपे कोई करे उसका ऊल का तो कमाल ही है। और पासमीना भी ओरिजिनल लाख रुपए से कम का सॉल शुरू होता ही नहीं। तो ये दिया हुआ गुज्जर और बकरवाल लोगों का है जो वहाँ चलाते हैं। अंगोरा की जाति खत्म होने पे, और बड़ा प्यारा है, और बहुत ज़्यादा मारना पड़ता है तब जाके आधा किलो और पौना किलो निकलता है, तो इसको रोक दिया गया है। याक बड़ा ज़बरदस्त याक होता है। गिलहरी, भालू, दुर्लभ पांडा, जिसको लाल पांडा कहते हैं, ये भी कई परीक्षा में पूछा गया कि भारत में लाल पांडा कहाँ पाया जाता है, तो हिमालयन क्षेत्र 3600 से ऊपर। अब मैग्रोव वन, मैग्रोव का क्या मतलब है, तो मूंगा का चट्टान इसको हम कहते हैं। ये समुद्र मतलब इसके लिए है कि जल से टच करे और फ्रेश वाटर भी इसको मिले, तब जाके ये रहता है। तो ये वन ज्वारीय वन भी कहते हैं, ज्वार प्रभावित क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती है। गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा पे पाया जाता है। और गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पे सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, इसीलिए सुंदरवन नाम है। बड़ा प्यारा वृक्ष होता है। तो सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, कठोर और टिकाऊ लकड़ी है, क्योंकि पानी में इससे ज़्यादा कुछ नहीं रह सकता। तो जो बंगाल में पोखर उखर बनता था, उसके बीच में जो पानी के लिए डाल दिया जाता था लाट, वो सुंदरी का ही बनता था। और यहीं पे तार, नारियल, क्योरा आदि खूब उपजाए जाते हैं। तो ये हमने वर्षा के आधार पे वनों की बात कर दी। और यहाँ पे बंगाल टाइगर, कछुआ, घड़ियाल आदि पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम वन के आवरण के अनुसार बात करेंगे। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट कवर, कितना कवर है उससे वन कितने प्रकार के होते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो
4 क्लास इसका हम बनाए, ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरीज। पहला है वेरी डेंस फॉरेस्ट, अति घना, सभी भूमि वन आच्छादित हो और घना वन 70% से अधिक हो, यानी जहां 70% से अधिक वन हो, घना हो, भूमि नहीं दिखे, और उसको हम अति घना कहते हैं। मैग्रोव भी इसी में आता है, मूंगा का चट्टान भी इसी में आता है। मॉड मतलब मीडियम, मॉड डेंस फॉरेस्ट, तो 40 से 70 के बीच इसमें भी मैग्रोव होता है। तो देखिए, एक वर्षा के हिसाब से था और एक कितना वहां पे है उस हिसाब से। ओपन फॉरेस्ट 10 से 40% के बीच। उसके बाद झाड़ झंकार स्क्रब 10% कम वनाच्छादित, और नन फॉरेस्ट जो इनमें से जो क्षेत्र शामिल नहीं है। तो जो हम वर्षा पे बनाए उसमें भी आप पूछ दे कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में कैसे वन है, तो आप स्क्रब कह के निकल जाइए, झाड़ झंकार करके। हो सकता है वो उदाहरण ना दे, कुछ और दे दे, तो यहाँ फंसते हैं लोग। को रिलेट कर देता है प्रश्न को आजकल, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत लोग सीरियसली नहीं लेते हैं तो उनको फंसाता है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन वन का क्या है, इसको समझने की जरूरत है प्रशासनिक दृष्टि से। तो वन जो था उस पर बड़ी विवाद रही। अंत में जब देश आजाद हुआ तो वन को रख दिया गया स्टेट लिस्ट में कि राज्य की संपत्ति है। आज भी ये चीज कहीं ना कहीं नक्सल आंदोलन से इसका जुड़ाव है। लेकिन 42 संविधान संशोधन जो हुआ, जिसको मिनी अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इंदिरा जी के जमाने में सन 1975-76, उसमें अगर परीक्षा में इसलिए 75-76 बोलता हूं कि दोनों पूछ लेते हैं, हालांकि एग्जैक्ट इसका टाइम 76 होना चाहिए। तो उसमें शिक्षा को, वन को समवर्ती सूची में ले आया गया, यानी अब वो राज्य सूची के विषय नहीं है। समवर्ती सूची का मतलब है कि 3 भागों में, संविधान में 246 अनुच्छेद क्या कहता है, संघ और राज्यों के बीच पावर पार्टिसिपेशन ऑफ द यूनियन एंड स्टेट की बात ये पावर देता है। तो इसमें है संघ सूची में वो विषय होंगे जिसपे केवल केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची में वो विषय होंगे जिसपे केवल राज्य कानून बनाएगा। समवर्ती नाम ही है, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसपे दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर केंद्र बना दिया तो राज्य नहीं बनाएगा, यदि राज्य बना के रखा है केंद्र बना दिया तब भी वो नहीं बनाएगा, ये याद रखिए। तो 1976 में राज्य सूची से समवर्ती में आ गया। और अनुच्छेद 51A वन एवं मतलब वो फिर इसी संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार आपको मिला हुआ है तो कुछ कर्तव्य दिए गए, उसमें भी वन को रखा गया। उसके बाद 48 से ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल 36 से लेकर और 51 तक डीएस है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो उसमें 48A में भी कहा गया है कि राज्य वन, पर्यावरण और जीव जंतु की रक्षा करे। अब चलिए गवर्नमेंट के हिसाब से पहला है रिजर्व फॉरेस्ट, आरक्षित वन, बड़ा बड़ा बोर्ड लगा रहता है, उसमें किसी का प्रवेश अलाउ नहीं है। इसकी भी लड़ाई चलती है, नक्सल लोगों का ये भी एक दर्द है कि उसमें किसी का प्रवेश नहीं है और बड़ी कई गांव भी उसके अंदर हैं। तो बहुत यहाँ पे टसल का मामला है, उसमें आपको क्या लेना देना है वो हम लोग ऊपर के क्लास में पढ़ाते हैं। देश का 53% वन इसी श्रेणी में आता है, रिजर्व फॉरेस्ट। इसमें लोग पशु चराना, लकड़ी काटना, घुसना बिल्कुल मना है। उसके बाद प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो देश का 29% है। प्रोटेक्टेड में आसपास के लोगों को अलाउ है कि पत्ता चुन लें, सूखी लकड़ियां काट लें, आ जा सके, लेकिन अनुमति बनता है, उनका पास मिलता है, नुकसान ना पहुंचाए, वरना जमानत नहीं होगी। और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट जिसको मन करे काटे। इसी के अंदर एक चीज आती है सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी, जो इमरजेंसी में ही उसके कॉन्सेप्ट को लाया गया था संजय गांधी द्वारा, जो हम लोग गांव घर में लगाते हैं अपना पेड़, दैट इज कॉल्ड द सोशल फॉरेस्ट्री। तो 18% क्षेत्र पे है, इसमें कुछ भी कीजिए कोई मना नहीं है।
अब देखिए पत्तों के आधार पर भी वनों का वर्गीकरण है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट, शंकुधारी वन, और दूसरा चौड़ी पत्ती वाला, नाम ही है शंकु, तो शंकु आप देख के समझ ही गए। तो शीतोष्ण वन, टेम्परेट फॉरेस्ट, जहां गर्मी कम होती है, लगभग 6.5% क्षेत्र इस वन के अंतर्गत आते हैं। पूर्वी मध्य हिमालय, पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं। और जैसे अरुणाचल के जो वन है वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है। चौड़ी पत्ती वाला, ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय। अब कोई पूछ दे कि भाई ये बताता ही जा कि पश्चिम घाट के जो वन है उसके क्या गुण है, तो आप तो बहुत कुछ पढ़ लिए। आप क्वेश्चन है कि पश्चिम घाट के वृक्ष ऐसे होते हैं, आप कंफ्यूज कर जाएंगे। सीधा है कि चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष इसके कैरेक्टर है। तो वर्षा के आधार पे इन सब गुणों को भी ऑप्शन में डाल के आपको कंफ्यूज करा देगा। इसलिए क्लास स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ज्वाइन कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए एसएफ क्लासेस का, 500 फ्री क्वेश्चन का भी मजा लीजिए, और ऐसे बहुत सारे चीज फ्री में मिलने जा रहे हैं अभी, उसका फायदा उठाइए। पीडीएफ भी है, सब कुछ है। तो ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय वन, लंबी चौड़ी और अनेक प्रकार की पत्तियां वाला वन, 94% भूभाग पे इसका फैलाव है, और मैदान, पठार, पहाड़ सब जगह मिलता है। चलिए ये पत्ती, अब संविधान के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्लासिफाइड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 94% वन राज्य के द्वारा नियंत्रित है, संघ या राज्य दोनों जो कर रहा है। और चूंकि आईएफएस की भी नौकरी है, वो इसीलिए है, उस नौकरी की भी कैटेगरी क्या है, देखिए सेंट्रल सर्विसेज होता है, एक यूनियन सर्विसेज। आईएएस जो है सेंट्रल सर्विस में नहीं है। जो चीज संघीय सूची की चीज है वो, जैसे इनकम टैक्स, कस्टम, सेंट्रल एक्साइज, वो आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन टेलीकॉम और इंडियन पोस्टल सर्विस, ये सारा सेंट्रल सर्विस है। लेकिन ये यूनियन सर्विस है, चूंकि ये सब्जेक्ट यूनियन में, तो इसीलिए आईएफएस सब जगह एक निगरानी के लिए होता है। जंगल लोग की निगरानी के लिए आईएएस साहब होते हैं, और जंगल और जीव की निगरानी के लिए आईएफएस होते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। सरकारी वन, स्टेट फॉरेस्ट, व्यवसायिक वन, कॉमर्शियल फॉरेस्ट, जो लोकल लोगों के पास होता है, मतलब लोकल मीन्स डेमोक्रेसी है, पंचायती राज के पास बहुत राज्यों में है, और बिहार जैसे राज्य में तो लोकल फॉरेस्ट का मतलब है आपका पर्सनल जंगल। चूँकि हाँ, उत्तराखंड में खासकर आपको पता होगा कि स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा, हेमवती नंदन बहुगुणा नहीं, वो तो पॉलिटिशियन थे, बहुगुणा जी के कृपा से वहाँ पे चिपको मूवमेंट जो चला, चिपको मूवमेंट के कारण वहाँ बहुत सारे वन क्या हो गए, कम्युनिटी वन हो गए हैं। और सुंदरलाल बहुगुणा, तो कम्युनिटी वन का मतलब है कि जो वन सब मिल के गाँव वाले उसको रखते हैं, और तरह तरह के वहाँ आंदोलन चलते हैं। बीज बचाओ आंदोलन, पुराने बीज को लोग संरक्षित करके देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। तो स्थानीय निकाय द्वारा ये 5% की भागीदारी है। निजी वन, प्राइवेट, जो बिल्कुल हमारे बिहार में है, जो आम लीची आपका है, प्राइवेट वन है। अब हम सर्वे रिपोर्ट की बात करें, 2 साल पे वन का सर्वेक्षण होता है, 21 अभी लेटेस्ट है। भारत में 80.9 मिलियन हेक्टेयर में वन है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। कोई कंफ्यूजन नहीं, इसको कभी मत भूलिएगा। मतलब इस टॉपिक को जो पढ़ाया हो ना, 3-4 क्वेश्चन सॉलिड आपके हाथ में है, इसी से आप लीड ले लीजिएगा। तो 24.62% क्षेत्र पे वन है। 2019 की तुलना में 2291 वर्ग किलोमीटर इसमें बढ़ोतरी हुई है। वन में वृद्धि करने वाले राज्य आंध्र प्रदेश 647 वर्ग किलोमीटर, तेलंगाना 632 और उड़ीसा 537 वर्ग किलोमीटर। तो ये दोनों तो पुराने मित्र हैं। सर्वाधिक वन वाले राज्य मध्य प्रदेश, उसके बाद दूसरे नंबर पर अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। इसको कभी मत भूलिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का एरिया बहुत बड़ा है, इसलिए एरिया में बड़ा है। फिर दूसरा देखिए प्रतिशत की दृष्टि से, तो मिजोरम नंबर 1 84.53, बहुत कम से पीछे अरुणाचल 79.33। अब देखिए अरुणाचल यहाँ सेकंड पे है, तो एरिया अरुणाचल का ज़्यादा है,
इसलिए। लेकिन प्रतिशत, उस एरिया में कितना प्रतिशत बने, तो 2 नंबर पे यहाँ आता है। तो ब्यूटी यह है कि हाँ, दोनों डाटा में अरुणाचल 2 नंबर पे है, तो आपको गलती से बचा लेगा। मेघालय 76, मणिपुर, नागालैंड, ये इसको समझिए। कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन से अधिक है भारत में। तो इस तरह से ये कक्षा यहीं पे समाप्त हुई, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर इसका पीडीएफ किसी को लेना हो तो ऑफिस से संपर्क करें 8800740094 पे हाई लिख के भेजिए। सब पीडीएफ, 500 सवाल भी फ्री में, जवाब भी, बहुत कुछ। बिहार टीचर के लिए यहाँ मैराथन चल रहा है, इसलिए उसका फायदा उठाइए, टच में रहिए। बहुत सारे लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे, और गूगल प्ले स्टोर में जाके SF क्लास का ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। जय हिंद।